कालो माँ 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। वैसे तो कालो माँ को बानो नामक एक मुंह बोला बेटा था, परंतु उसका व्यवहार बहुत ज्यादा कटु था। इस वजह से कालो माँ को उसके साथ रहना पसंद नहीं था और वो अपनी बेटी कमला के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन यापन कर रही थी। दुर्भाग्यवश कमला पर एक बहुत ही भयानक विपदा आई, जिसकी वजह से उसे अपने घर से बेघर होना पड़ा। कमला के मन में ये ख्याल आया कि मेरे पास अब घर तो रहा नहीं, तो फिर मैं अपनी बुजुर्ग हो चुकी माँ को कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी। क्या पता मेरी बुजुर्ग माँ इस कष्ट को सह पाएगी या नहीं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने बानो भैया के पास अपनी माँ को छोड़ दूं और माँ की सारी संपत्ति उस बानो भैया को इस शर्त के साथ दे दूं कि माँ जब तक जीवित है तब तक उसकी सेवा आपको करनी होगी। बानो के सामने जब संपत्ति की बात रखी गई तो बानो की आंखें चमकने लगी, दिल में बहुत सारे लड्डू फूटने लगे, मन उछलकर नाचने को करने लगा। लेकिन अपनी खुशी को दबाते हुए उसने शिकायत भरे लहजे में कमला से बोला, क्या बहना संपत्ति की बात करके तुमने मुझे कर दिया ना पराया। अरे यह मेरी माँ है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तुम बेफिक्र अपना घर देखो, माँ की चिंता बिल्कुल भूल जाओ। कमला अपने बुजुर्ग माँ की तरफ देखी तो उसकी माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर कमला ने मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू को देख लिया तो वो शायद मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाएगी। फिर कालो ने अपने आप को संभालते हुए अपनी बेटी कमला की तरफ मुड़ी और खुशी भरे लहजे में कहा कि बेटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर तुम भी तो मुझे कभी कभार देखने आओगी ना। कमला की भी आंखें नम हो चुकी थी। अपनी आंखों को अपने आंचल से पूछते हुए माँ को तसल्ली दी। हाँ माँ, मैं तुम्हें देखने आती रहूंगी। और इस तरह कमला वापस आ गई। कुछ महीने तक बानो ने कालो माँ की बहुत अच्छी सेवा की। इस बीच जब कमला अपनी माँ से मिलने आई तो माँ ने कहा कि बेटी, बानो के प्रति जो हमारी सोच थी, बानो उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बहुत अच्छा है और हमारी बहुत सेवा करता है। मैं जैसे तुम्हारे पास खुशी खुशी रहती थी, ठीक वैसे ही यहाँ भी रहती हूँ। कालो माँ की बातें सुनकर कमला को ये तसल्ली हो गई कि अब हमारी माँ बिल्कुल सही जगह पर है, इसे अब कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर वह उसे देखने आएगी, ये कहते हुए वापस आ गई। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। दोस्तों, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को दबाने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको दिया जा सके। एक दिन कालो माँ को बुखार हो गया। बानो ने अपनी पत्नी को दवा खिलाने की जिम्मेदारी दे दी और खुद खेत चला गया। जब लौट कर आया तो उसने देखा कि कालो माँ का शरीर आग की तरह तप रहा था। बानो ने अपनी पत्नी से दवा के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने पैर पटकते हुए गुस्से और शिकायत भरे लहजे में बोली, देखो जी, कभी खाना दो, कभी पानी दो, कभी लेटरिन ले जाओ और अब दवा भी खिलाओ, मुझसे नहीं होता ये सब। आप जानो आपका काम जाने। और फिर बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है सारी संपत्ति खाकर ही मरेगी यह बुढ़िया। वैसे तो बानो की पत्नी ने ये बात सामान्य ढंग से बोली थी, मगर बानो के मन में एक कीड़ा ने जन्म ले लिया। पत्नी द्वारा बोली गई बात कि सारी संपत्ति खाकर ही मरेगी यह बुढ़िया बानो के मन में घूमने लगी। इस घटना के 2 दिन बाद कालो माँ को फिर से बुखार आ गया। चूंकि बानो की पत्नी द्वारा बोली गई बात बानो के मन में घूम रही थी, इसलिए कालो को दोबारा बुखार आने पर बानो गुस्सा हो गया और कालो पर सारा गुस्सा उतारते हुए कहा, क्यों रे बुढ़िया, तुम अपना भी ख्याल नहीं रख सकती हो? थोड़ी सी संपत्ति क्या दे दी, तुमको क्या लगता है खरीद लिया है मुझे? सहमी हुई आवाज में कालो माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा। अब इतना सुनते ही बानो का गुस्सा और भी तीव्र हो गया। उसने कहा, एक तो अपना ध्यान नहीं रखती है और ऊपर से जवान लड़ाती है। खाना खिलाओ, दवा खिलाओ, पानी दो, स्नान कराओ, लेटरिन लेकर जाओ। मैं क्या अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे लगा हुआ रहूं? खेत का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? बानो का ये रूप देखकर कालो को कपड़े में ही पैखाना और पेशाब हो गया। पेशाब फैलते हुए बानो के पैर तक चला गया। अब बानो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने गंदी गंदी गालियों के साथ कालो माँ पर लात और घूंसे की बरसात शुरू कर दिए। उसे ये भी होश नहीं रहा
कि इस पागलपन से उस बूढ़ी माँ को मार रहे हैं, तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा, कौन सी हड्डी टूट रही होगी, किस अंग में कैसा महसूस हो रहा होगा। जब वह मारते हुए थक गया तो थोड़ी देर रुका और उसके बाद फिर तमाचा मारते हुए उसका मुंह भी लहूलुहान कर दिया। बानो ने कालो माँ को खाना ना देने की हिदायत भी दे दी। बानो की पत्नी को जब यह महसूस हुआ कि बाहर पड़ोस के लोग कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, तो उसने बानो का हाथ पकड़कर रोका। लेकिन तब तक कालो का दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डी टूट चुकी थी। कालो का दर्द के मारे बुरा हाल था, लेकिन हाथ और पैर दोनों की हड्डी टूट जाने के कारण वो छटपटा भी नहीं पा रही थी और इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि चिल्लाकर रो पाए। बस आंखों में आंसू लिए दरवाजे की तरफ एकटक देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कमला, उसकी बेटी, अब आएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। इस तरह 2 दिन गुजर गए। बानो ने उस बुढ़िया को खाना नहीं दिया और ना ही उसका इलाज कराया। इतना ही नहीं, कालो माँ ने जो कपड़े में पैखाना कर दी थी उसको भी साफ नहीं किया। उसी अवस्था में कालो माँ खाट पर पड़ी रही। कमला बेटी के आने के इंतजार में आंखें दरवाजे पर गड़ाए हुए पत्थरा गई थी। तीसरे दिन जब बानो कालो माँ को देखने आया तो उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई देखकर बड़बड़ाया, साली मरेगी नहीं, टकटकी लगाकर ना जाने किसको देख रही है। फिर उसे थोड़ा सा शक भी हुआ, इसलिए कालो माँ के नाक के पास अपना कान लगाया। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें नहीं चल रही है। इस बात से वह बहुत कुछ हुआ और सोचा, चलो अब इस बुढ़िया से जान छुटी, और पागलों की तरह हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर बानो की पत्नी आई और उसने बानो को झकझोरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं जी, ये मर चुकी है, गांव वाले पड़ोस वाले क्या कहेंगे। इतना सुनते ही बानो की हंसी झूठी आंसुओं में बदल। कमला को आस पड़ोस के लोगों से जब कालो माँ पर हुए अत्याचार का पता चला तो उसने अपना माथा पीट लिया। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आसमान के तरफ हाथ उठाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा तो यही होता माँ, कि जैसे हम भटक रहे थे तुम भी हमारे साथ होती। मैंने तुम्हें परेशानी से बचाने के फिराक में उस राक्षस पर भरोसा कर लिया जिसके दिल में दया नाम का एक कतरा भी नहीं था। भूल हो गई माँ, माफ कर दो।